जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ की खास पेशकश ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद जोन के जॉइंट कमिश्नर कार्यालय में नगर निगम के जो जॉइंट कमिश्नर हैं राजेश कुमार जी से। आज हम बात करेंगे उनसे, उनके कार्य क्षेत्र की क्या क्या जनता की उनसे अपेक्षाएं हैं और वो जनता की अपेक्षाओं पर किस तरह से खरे उतरते हैं। इस सब पर उनसे होगी विस्तृत बातचीत और उनसे जानेंगे ऑफिसर ऑन ड्यूटी के खास कार्यक्रम में कि अधिकारी और कर्मचारी जनताओं की अपेक्षाओं पर किस तरह से खरे उतरते हैं और क्या क्या उनके सामने इन कामों को करने के लिए समस्याएं आती हैं। शांत से दिखने वाले जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार जी अधिकारी के रूप में कितने सख्त हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। उनके कार्य क्षेत्र की किस तरह से वो सख्ती और नरमी दोनों के साथ में एक बैलेंस बना के चलते हैं। राजेश कुमार जी, आपके पास में बहुत बड़ा क्षेत्र है ओल्ड फरीदाबाद जोन, जिसमें गरीब तबके के भी लोग हैं और हाई क्लास के भी हैं, जिसमें सेक्टर भी हैं, कॉलोनियाँ भी हैं। कैसे बैलेंस बना के आप काम करते हैं इन दोनों क्षेत्रों में? देखिए, हमारे पास जो काम आते हैं, जैसे आपका पानी का हो गया, सीवरेज का हो गया, स्ट्रीट लाइट का हो गया, तो चाहे आदमी हमारे पास सेक्टर से आए या फिर कॉलोनी से आए, और कॉलोनी में इस तरह की समस्याएं बार बार आती हैं क्योंकि सीवरेज वहाँ पे कोई प्लानिंग से नहीं डला होता, पानी की लाइनें वहाँ ज़्यादा टूटती हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा, उनकी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा उनको गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि जैसे सेक्टर में समस्या आती है 3 महीने में एक बार, कॉलोनी में आती है हर तीसरे दिन,
तो वहाँ उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि ये देखिए यहाँ पे जो सीवरेज है उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए आपको दिक्कतें बार बार आएंगी। जब भी दिक्कत आती है तो फिर हम वहाँ पे भेजते हैं लोग तुरंत। जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं हाँ। अधिकारियों से, किस तरह से उन अपेक्षाओं पे आप खरे उतरते हैं? क्योंकि एक आपके साथ में कर्मचारियों की और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी बहुत लंबी चौड़ी फौज भी आपके साथ में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता में ये रहता है, डर रहता है, या काम को लेके एक सोच रहती है कि लापरवाह होते हैं अधिकारी। उसको आप कैसे दूर करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि एमसीएफ में जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी लेवल है कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंट से कम है। चाहे आपके हमारे बेलदार हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, एफिशिएंसी लेवल कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे मैंने एज एसडीएम काम किया है, पब्लिक हेल्थ की मैंने वर्किंग देखी है, बीएनआर की वर्किंग देखी है, एफिशिएंसी लेवल यहाँ पे कम है। और मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई अर्जेंट नेचर का कोई काम होता है तो ये फ़ोल्डर है मेरे पास एक, ये अर्जेंट नेचर के जितने भी कागज़ हैं वो मैं अपने फ़ोल्डर में रखता हूँ। जैसे कई बार जैसे कोई मास लेवल की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहीं वाटर लॉगिंग है, ये एक जनता का मुद्दा है जिसमें 20, 30, 50, 100 घर ये इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये लक्कड़पुर का है, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, तो ये कंप्लेन मैंने कल इसको चेक किया था, इसको मैंने अपने फ़ोल्डर में रख लिया था, आज आके इनसे बात की है। तो इनका कहना है कि जब अभी भी 20% पानी रहता है हमारे पास। तो जो मुद्दे सीधे मतलब जनता से जुड़े हुए हैं मास लेवल पे, पब्लिक ग्रीवेंसेस, एक तो होता है कि जी मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, इंडिविजुअल है ये। एक है कि 100 घरों में पानी नहीं आ रहा, दैट इज़ यू कैन से मास प्रॉब्लम। उनको मैं इस फोल्डर में रख लेता हूँ ताकि मैं खुद उसका फॉलोअप करूँ। जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ, जैसे आफ्टरनून में 1 बजे फील्ड में निकल जाता हूँ, तब मैं फिर खुद जाता हूँ अपने लोअर स्टाफ को साथ लेके। उनको मैं सेंसिटाइज़ करता हूँ कि इस तरह की जो समस्या हैं जिनसे 20, 30, 50 लोग प्रभावित हैं, उनको आप पहले लें, बजाय जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है किसी की उसको प्रायोरिटी पे आप बाद में रखें। पहले जहाँ पे 20, 30, 50 लोग प्रभावित होते हैं किसी समस्या से, उसको पकड़ें। तो इस तरीके से कोशिश है कि जो एफिशिएंसी लेवल है एमसीएफ के स्टाफ का वो इंक्रीज़ हो। कुछ काम ऐसे हैं आपके विभाग के हैं कि जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आपके जो अधीनस्थ हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें कैसे बैलेंस बन पाता है कि हर काम आपके पास ना आए और हर काम आपके बजाय और अधिकारियों पर ना चला जाए जो आपके नीचे काम कर रहे हैं? इसका कैसे, कहाँ कोई इस तरह के कोई सुझाव लोगों के लिए? और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके पास कुछ काम ऐसे हैं कि उनकी एक टाइम बाउंड है कि भाई इतने दिन में ये हो जाना चाहिए, तो क्या ऐसे कोई कामों के लिए कुछ टाइम बाउंड किए हुए हैं कि आपके पास लोग आएँ और इतने दिन में आप अपना काम, उनका काम हो जाएगा इस टेबल से? नहीं, राइट टू सर्विसेज में है ये प्रोविज़न है, बट हम उसको जितना इफ़ेक्टिवली हमने लागू करना चाहिए था हम नहीं कर पा रहे। हमने जैसे ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हमने बढ़ाना था एमसीएफ के अंदर, वो हम नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें आपको एफिशिएंट स्टाफ और एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें अभी हम कहीं ना कहीं हमारे पास कमी नज़र आती है इस चीज़ की। बट ये है कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, हम टाइम बाउंड इसको डिलीवर करते हैं 7 दिन में, 8 दिन में। आपका डोमिसाइल है, तो जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं, हम मैरिज रजिस्ट्रेशन है, फाइल जमा होने के 7 दिन के अंदर अंदर हम उनका सर्टिफिकेट दे देते हैं। और जो काम सीधे मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना है, उस पर विटनेस मेरी होती है, मेरे सामने होती है, और मैं उस पर फॉर्म पे साइन करता हूँ सर्टिफिकेट पे। तो मैंने कल भी मेरे ख्याल में 7 सर्टिफिकेट जारी किए। जो लोग आए थे उनको तुरंत मैंने सर्टिफिकेट जारी कर दिए इमीडिएटली। विटनेस हुआ, सर्टिफिकेट उनका तैयार थे, फ़ोटोज़ तैयार थी, इमीडिएटली आई साइंड एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो जो चीज़ मेरे से जुड़ी है सीधे तौर पे, हमने कोशिश की है कि जिस दिन भी उसकी फ़ाइल कंप्लीट होगी और मैं यहाँ पे हूँ,
मैं 11 बजे हर हाल में कोशिश करता हूँ कि ऑफिस में रहूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब हर आदमी आता है ऑफिस में। दफ्तर पहुंचता है। हाँ, दफ्तर पहुँचता है। कोई फील्ड विजिट है या कोई मीटिंग है, मीटिंग रखनी है, वो मैं 11 से पहले या 11 के बाद करता हूँ। 11 से 1 का टाइम वो कंपल्सरीली आई सिट इन ऑफिस। कितना वक्त आप दे पाते हैं लोगों के लिए कि आप, और एक मैसेज इस तरह का कि भाई इस बीच में मैं कार्यालय में रहूँगा और लोग मुझसे मिल सकते हैं? हमारा ये है कि वैसे तो 9 से 5 हमारा ऑफिस टाइम है, बट मैं क्या करता हूँ, सुबह जैसे 8:30 पौने 9 मैं घर से निकला, तो जो एनक्रोचमेंट के फॉलोअप हैं, एनक्रोचमेंट हमने कहीं हटाया था, वहाँ जाके आता हूँ मैं आते हुए। जैसे आप जब घर से निकलते हैं तो पहले उस क्षेत्र को का दौरा हाँ करते हाँ हुए ऑफिस आते हाँ हाँ, क्योंकि मैं आता हूँ NIT से, तो रास्ते में कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से हमने एनक्रोचमेंट हटाया था। जैसे 15A मैं आपको दिखाऊंगा। 15A में झुग्गियाँ थी तकरीबन 15-16, वो हमने हटाई। वहाँ पर हमने ग्रीन बेल्ट का विकास किया, और उसके साथ साथ हम वहाँ पे फुटपाथ अभी डेवलप कर रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पे वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं डेली वहाँ से निकलता हूँ, मैंने वो रूट बना लिया अपना। अच्छा। हाँ, आज भी मैं उन उन पौधों को देखता हुआ था, मतलब उनमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फेंसिंग जो की थी वो किसी ने तोड़ी तो नहीं है। तो जहाँ एनक्रोचमेंट हमने हटाया है, वहाँ का फॉलोअप मैं पर्सनली अपनी आँखों से डेली उनको चेक करता हूँ कि वो दोबारा, क्योंकि एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हमें पुलिस हेल्प लेनी पड़ती है, JCB लेनी पड़ती है, बहुत खर्चा आता है। और हैबिट ही होती है कि एक बार हम एनक्रोचमेंट हटा देते हैं, फिर उसका फॉलोअप नहीं कर पाते, फिर दोबारा मतलब सेम मतलब वो हो जाती है। तो वो डेली 9 से 10 साढ़े 10 तक मैं अपना वो काम निपटा लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे 10:30 सवा 10 से कार्यालय आ गया। 11 से कंपल्सरीली आई सिट इन ऑफिस। आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम होता है, डोमिसाइल का, बर्थ सर्टिफिकेट का। तो मैंने ये कहा है कि कागज़ कोई भी ना रहे, जहाँ मेरे साइन होने हैं किसी को वेट ना करवाया जाए। ये केवल आपके साथ ही है या जो आपके साथ और जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, या आपकी तरफ से उनसे भी कहा गया है कि भाई आप भी इसी तरह के फॉलो करें? हाँ, मैं पेंडिंग ना रहे कोई काम चलता। मैं उनको रेगुलर चेक करता रहता हूँ, उनके अटेंडेंस चेक करता रहता हूँ, उनकी वर्किंग चेक करता रहता हूँ, किसके पास कितनी एप्लीकेशन थी, कैसे निपटारा किया, आपने रिकवरी कितनी की। सफाई कर्मचारी, जैसे मैं हफ्ते में कम से कम 2 ऐसी साइटें चेक करता हूँ, सफाई कर्मचारी वहाँ पे हैं या नहीं है। और डेली आपके SD हॉर्टिकल्चर हैं, आपके सफाई के इंस्पेक्टर हैं, और ये एनफोर्समेंट के डेली इनको मैं काम नोट कराता हूँ। और मैं कोई भी काम इनको वर्बल नहीं कहता, मैं ये मेरी डायरी है, इसमें मैं हर एक डेट का काम होता है मेरा, जो किया जा चुका है वो या जो करेंगे आप? जो करना है। जैसे ये मैं 12 बिंदु हैं, 13 बिंदु जो आज के लिए थे। अच्छा अच्छा। ये मैंने आते ही जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं उनको बुला के, ये मेरी पैड है, इस पे मैं जैसे लिख के SDO एनफोर्समेंट के जैसे 5 इशू दिए हैं, सैनिटेशन के 3 इशू दिए हैं, और उनको मैं बता देता हूँ कि आपकी डायरी में ये लिखे रहेंगे जब तक आप पूरा करके फिर वो आते हैं कि जी ये मेरा काट दो, मैंने कर दिया है। अच्छा। ये जैसे गोलदारा हो गया ना जी, ये हो गए। अच्छा, ये कंप्लीट हो गए। ये मैं रात को करता हूँ काम। अच्छा। ये जो काम है ना, जैसे नेक्स्ट डे क्या करना है, जैसे जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उस वक्त ये होता था कि अगले दिन क्या पढ़ना है वो हम डायरी में नोट कर लेते थे। भाई आज मान लीजिए 12 तारीख है, 13 तारीख में हमने क्या करना है, या आज जैसे 6 तारीख है कि हमने 7 तारीख में क्या करना है। वो हम 6 को रात को 12-1 बजे लिख के सोते थे कि हमने 7 तारीख को ये असाइनमेंट पूरी करनी है। फिर हम रात को रिव्यू करते थे कि 7 तारीख को जो काम करने थे, भाई कुछ ज्योग्राफी का पढ़ना था, कुछ इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ना था, कुछ GS का पढ़ना था, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। डेली रात को हम रिव्यू करते थे। अगर नहीं होता था इसका मतलब कि हमने ज़्यादा नोट कर लिया, अगर हो गया इसका मतलब कि वो कम था, थोड़ा सा और उसको बढ़ा लें। तो उसी हैबिट को हमने जारी अभी रखे हुए हूँ। अच्छा, ऑफिसर ऑन ड्यूटी का मतलब 9 से 5 नहीं है? ना 9 से 5 नहीं।
जो HCS IS जो ऑफिसर्स हैं, जो HODs हैं, उनको 24 आवर्स होता है। अच्छा। अब मैं रात को ये एक पूरी फाइल पढ़ी मैंने रात को 10:30 बजे। तो ऑफिस में तो हम केवल एक एक मतलब डिस्पोजल होता है, किसी चीज़ पे हमने मंथन करना है, विचार करना है, डिसीजन लेना है, वो तो हम घर बैठ के सोच के, जैसे एडवर्टीजमेंट का भी काम मेरे पास है, तो उसमें तो वो तो पॉलिसी मैटर्स है, कोर्ट में लिटिगेशन है, उसको तो पढ़ना पड़ता है घर में जाके, यहाँ तो पढ़ नहीं सकते। काम का दबाव इतना काम का दबाव ऑफिस में तो आप पढ़ ही नहीं सकते कुछ भी, ये एक लाइन पढ़ोगे कोई ना कोई आ जाएगा। डिस्टर्ब होंगे आप। हाँ, ऐसे में परिवार के और कार्य क्षेत्र के बीच में जो सामंजस्य है वो कैसे बैठ पाता है? हाँ, बच्चों के साथ कभी मूवी देख लेते हैं हफ्ते में एक दिन 2 दिन, जब वक्त मिलता है जब उस वक्त का इंतजार तो परिवार परिजनों को तो रहता होगा। हाँ, फ्राइडे सैटरडे मोस्ट लाइकली हम ये कर लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे। आप जिस तरह से आप सुबह हमने देखा है आए हैं और आपने कर्मचारियों को अधिकारियों को बुलाया है, उनको जिम्मेदारी दी है, ये रोज़मर्रा का काम ये रूटीन है, क्योंकि मैं जो लिख के लाता हूँ ये काम सीधे तौर पे मैं तो नहीं करता, ये काम करवाने होते हैं। और ऑफिसर्स को भी हैबिट है कि साहब आएंगे डायरी में लिख के लाएंगे, आते ही हमें लिखवाएंगे, तो दे आर मेंटली रेडी। ठीक। अच्छा, ऐसे कौन से काम हैं जो आप सीधे करते हैं? क्योंकि जनता की अपेक्षाएं ऐसी होती हैं कि हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं, सारे काम वही करते हैं, अब बिना उनकी मर्जी के शायद नीचे वाले भी ना करें। फिर जो लोग आपके पास आते हैं ये फिर सीधे आपके पास क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि जब आपके सीधे काम उनसे जुड़े हुए ही नहीं है, क्योंकि आपको तो अधिकारियों से नीचे कराने हैं, तो वो उनसे ही क्यों ना? वो ऑफिसर से तंग होकर मेरे पास आते हैं। जैसे जी मैं SDO से मिला था जी, SDO ने काम नहीं किया, और मैंने तो जी 3-4 चक्कर सीधे मेरे पास नहीं आते, पहली बार नहीं आते मेरे पास। अच्छा। पहले जैसे ZTO से मिलेंगे, फ़ैन चला दे एक दो, ZTO से मिलेंगे या मेरे JE से कि जी मैंने से 3 बार मिल लिया और मेरा काम नहीं हुआ, आप करो मेरा काम। पहली बार तो कम ही आते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बाद तो काम ना रुके, मैं उनके कर लेता हूँ कई बार तो। फिर वहीं डायरी पे आप आ जाते होंगे कि ये काम उसका है तो। जो जैसे एक रमा गोयल है, कैंसर पेशेंट है, उसने कहा जी मैंने 3 बार एप्लीकेशन यहाँ पे लगा ली और मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, और मेरे साथ वाले मकान वाले ने छज्जे के ऊपर लैट्रिन बना ली, छज्जा बहुत कमज़ोर है और वो लैट्रिन गिरेगी और उससे पानी टपकता है और मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरे हस्बैंड तो, उसने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने यहाँ 3-4 चक्कर लगा ली, मैं और चक्कर नहीं लगा सकती जी। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने कहा आपने केवल SMS करना है, आपने दोबारा नहीं आना। अच्छा। और मैंने उसका फ़ोन नंबर नोट कर लिया इसमें डायरी में, ये आप देखेंगे रमा गोयल, रमा गोयल कैंसर पेशेंट, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये उसका एड्रेस है। सैयदवाड़ा की रहने वाली हैं ये? हाँ, सैयदवाड़ा। तो इसका मैसेज आया है, मैंने इसको कहा है कि आप दिवाली तक वेट करें। आज मैंने SDO को बता दिया कि रमा गोयल का आप दिवाली के 7 दिन के अंदर अंदर उसका काम कर दें। दिवाली 11 की है, 18 को इसने छुट्टी भी जाना है। अच्छा। मैंने कहा ये काम निपटाओगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा, इस तरह का इनको टारगेट जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में एक टारगेट के ऊपर काम होता है, तो कहीं ना कहीं अब ये सरकारी संस्थागत जो मेरा भी वीक का होता टारगेट कि इस वीक में ये काम निपटाऊंगा हर हाल में। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ है तोड़ फोड़ विभाग की, जो निगम की जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं अधिकारी जनता में इस तरह की एक छवि है कि ये तोड़ फोड़ के लिए है, और यहाँ जिसके साथ आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो भी आपसे नाराज़ है और जो शिकायत कर रहे हैं वो भी आपसे नाराज़ है, क्योंकि वो उनकी अपेक्षाओं को शायद खरा नहीं उतर पाता। ये कारण नहीं, पता क्या है, जैसे तोड़ फोड़ एक ऐसा है कि जैसे इसने जी अपना जो मकान है वो 3 फीट आगे बढ़ा लिया गली की तरफ, मेरा लो स्टाफ जाता है वहाँ पे, कहते हैं भाई ये तो सबने किया हुआ है, ये तो सबने किया हुआ है, तो वो नहीं हटाते, उसको देख के फिर दूसरा कर लेता है, दूसरे को देख के फिर तीसरा कर लेता है। तो मेरा क्या है कि मैं छोटी सी जो कंप्लेंट है उसका नेचर मैं देखता हूँ कि किस नेचर की है। किसी ने 3 फुट आगे बढ़ा लिया, मुझे पता है कि इसको देख के दूसरा बढ़ाएगा। अभी सेक्टर 19 में मेरे सामने ही 2 लोगों ने गेट आगे बढ़ा के लगा लिया 3 फुट।
मैंने खुद जेसीबी लेके उनको तोड़ दिया। तो ये समस्याएं जो पाइलअप हुई हैं एनक्रोचमेंट की, पहली कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं की गई। ठीक। मेरी वर्किंग क्या है कि पहली कंप्लेंट पे आप कार्रवाई कर दो, पहली कंप्लेंट पे। अब जैसे वो जो 15A में जो झुग्गियाँ थी वो 25 साल से थी, 25 साल में 500 कंप्लेंट हो चुकी हैं, नो बॉडी एक्टेड। खोरी में शिकायतें आती रहती हैं कि जी वहाँ पे अन्य निगम अधिकारी कभी कार्रवाई नहीं करते। मैंने वहाँ का प्लान बनाया। प्लान ये किया कि वहाँ पे वैसे तो तकरीबन 2000 झुग्गियाँ हैं, लेकिन जो नई थी हमने नई थी 100-150 झुग्गियाँ, हमने 150 झुग्गियों को टारगेट किया, उनको तोड़ दिया, तो लोगों की शिकायतें बंद हो गई। एक इस बीच में कहीं ना कहीं मानवता भी आती है। गरीब तबका है, कहीं दिल पे पत्थर रख के तोड़ने पड़ते होंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं? नहीं, उन दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे एक झुग्गी है यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड रोड पे, उसके 4 बच्चे हैं, वो ग्रीन बेल्ट में बैठा हुआ है। वो आए मेरे पास, कहते हैं जी हम गरीब हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आपने हमें उठा दिया तो मेरे बच्चों का स्कूल चला जाएगा और वो आगे पढ़ नहीं पाएंगे। उसको मैंने 31 मार्च तक का टाइम दे दिया। अच्छा। 31 मार्च तक आप यहीं बैठें। अब भी शिकायत आती है उसकी। विधायक साहब ने भी कहा भाई आपने सबको उठा दिया, इसको क्यों नहीं उठाया? तो मैंने कहा कि इसके बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल इसका नज़दीक पड़ता है, कहीं दूर जाएंगे तो ये स्कूल में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया है। तो इस जगह ऐसी जगह हाँ, मानवता का आधार और लोगों की शिकायत, इनके बीच में हमने फैसला करना होता है कि हम किधर जाएं। अब हुड्डा का 15A जो सेक्टर है, वहाँ पे वाटर वर्क्स है, वहाँ पे लोगों ने 50 लाख का 60 लाख का मकान लेके उन्होंने बनाया है, और वो जो झुग्गी वाले हैं वो सुबह नहाते थे वहाँ पे, ओपन डिफेकेशन भी करते थे, बदबू भी होती थी। अब एक तरफ वो लोग हैं जो सेक्टर में हैं, जिनका राइट है साफ़ सुथरे तरीके से रहना, वहाँ पे बीमारियाँ ना हो, गंदगी ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो, पेड़ लगें, ऑक्सीजन हो। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं जी मानवता के आधार पे हमें यहाँ पे रहने दो। वो इलीगल हैं। जहाँ पेड़ लगने की जगह है वहाँ पे झुग्गियाँ बना ली हैं, किसी ने नहीं रोका उस वक्त। अगर पहली झुग्गी को रोक दिया जाता तो वो 15-20 झुग्गियाँ नहीं होती। लेकिन अब शिकायतें बढ़ गई थी, सीएम विंडो में लगा दी थी लोगों ने, और सीएम विंडो एक ऐसा हथियार बन चुका है कि वहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ब्लफ नहीं कर सकते, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मानवता के आधार पे हमने ये इतना किया कि उनके घर में ये शिकायत थी हमारे पास अगस्त से। उन्होंने कहा जी हमारी 25 सितंबर को मैरिज है, हम मैरिज के बाद चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हमने लिख दिया कि हम इसको थोड़ा सा वेट करके फिर करवाएंगे। फिर हम गए 25 सितंबर के बाद, मैं खुद गया, मैंने कहा आपकी मैरिज हो चुकी है, अब आप चले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हम दिवाली के बाद जाएंगे, दशहरे के बाद जाएंगे। हमने कहा देखो हम बार बार आपको मौका नहीं देंगे, हमने जवाब देना है। उनको समझा बुझा के कुछों को उठाया, फिर हमने पुलिस फोर्स ली। हमने किसी को मारा नहीं, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, उनको मौका दिया कि अपने आप खाली कर दें। पुलिस की मौजूदगी में वो अपने आप खाली करके गए। अच्छा, कई बार जब इस तरह के काम आप करते होंगे तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के या सरकार की तरफ से कोई कभी इस तरह के प्रेशर भी होते हैं? अब नहीं है। अब नहीं है। अब बल्कि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है वो चाहती है कि एनक्रोचमेंट हटे, और हमने भी उनको कन्विंस किया है कि हम बताओ सीएम विंडो का जवाब दें या आपको जवाब दें। ठीक है, वो झुग्गी वाले भी उनके वोटर्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली उन्होंने भी कह दिया है कि ये तो लंबे समय तक ये इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, और विधायक साहब तो ख़ास तौर पे मतलब कहते हैं कि आप एज़ पर लॉ काम करो, कानून के मुताबिक काम करो, जो कानून कहता है वही काम करो, हमारे भी आप मत सुनो। अब तक जब से आप इस चेयर पे हैं, ऐसा कोई पल या ऐसा कोई काम जिसके लिए अलग से लीक से हट कर आपको फैसला लेना पड़ा हो, कुछ याद आ रहा है? लीक से हट के तो खोरी वाला था एक। खोरी में हम जितनी बार भी गए हैं नगर निगम के लोग, वहाँ या तो जेसीबी को आग लगा दी गई थी या पत्थरबाजी हुई थी।
तो खोरी में मेरा स्टाफ भी नहीं चाह रहा था कि हम खोरी में कार्रवाई करें। लेकिन डीसी साहब का भी एक दो और मैसेज आया कि खोरी में अवैध निर्माण चल रहा है, लोगों ने भी शिकायतें की। और वहाँ खोरी में केवल झुग्गियों की समस्या नहीं है, वहाँ एक माफिया है, भू माफिया, जो झुग्गी बना के बेचता है। तो फिर मैंने अपने स्टाफ से राय मशवरा किया, वो कहते जी खोरी में मत जाओ। फिर अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि अगर ऐसे डर के बैठेंगे तो बात बनेगी नहीं, प्रशासन पर निकम्मेपन का आरोप आएगा। देन आई डिसाइडेड कि वी विल गो। फिर मैंने डी साहब से बात की, मैंने कहा कम से कम 500 पुलिसमैन चाहिए, लेडी पुलिस चाहिए और एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट चाहिए, तीनों जोन के जॉइंट कमिश्नर, पूरा स्टाफ चाहिए हमें। तो कमिश्नर साहब को भी हमने गुड फेथ में लिया। हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि किसी को बेघर ना किया जाए, लेकिन जो खाली झुग्गियाँ पड़ी हैं उनको तोड़ा जाए। तो हमने पूरी तैयारी के साथ, सबसे आगे मैं और एसडीएम साहब थे, क्योंकि मैं का स्टाफ डिमोरलाइज ना रहे। आगे हम गए तो लोग आए एकदम पूरी तरह से कि हम नहीं तोड़ने देंगे। हमने समझाया उनको कि अपने अपनी झुग्गियों में चले जाएं, जिस झुग्गी के अंदर आदमी मिलेंगे, फैमिली मिलेगा, उसको हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, जो झुग्गी खाली मिलेगी हम तोड़ देंगे उसको। तो लोग हमारी बात से सहमत हो गए, वो अपने झुग्गी, फिर भी विरोध हुआ काफ़ी, लेकिन हमने खाली झुग्गियाँ तकरीबन 150 तोड़ दी। नहीं, लेकिन वो जो खाली झुग्गियाँ थी वो किसकी थी? वो भूमाफिया ने मतलब बना के या तो सेल कर दी थी या वो करने वाले थे। अच्छा, उनमें लोग नहीं बस पाए थे ना। ऐसा कोई काम जो मन में है करने का, लेकिन पीछे अपने आप कदम हटते हैं? नहीं ऐसा, अब क्योंकि यहाँ पे वो जब आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है तब ऐसे हालात बनते हैं आपके लिए। एनक्रोचमेंट हटाना और सफाई लेकर आना, दो काम ऐसे हैं जो बहुत ही अहम है फरीदाबाद के लिए। तो एनक्रोचमेंट में भी स्ट्रेटजी मतलब मैंने बना ली है। ये वीक दर वीक, सप्ताह दर सप्ताह हम कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जो शहरवासी ये कहें हाँ ये अच्छा हुआ है। तो हमारे पास जो मेजर इश्यूज़ वो है कि हम सफाई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं है। जैसे अभी हमें कम से कम 500 रिक्शा की ज़रूरत है, रिक्शाएँ नहीं है हमारे पास। मेरे ओल्ड जोन में 25 रिक्शाएँ भी नहीं हैं। सफाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे सफाई नहीं रहेगी। सफाई के दो एस्पेक्ट हैं, क्लीनिंग एंड लिफ्टिंग। क्लीनिंग में हमारे शहर में कोई समस्या नहीं है, और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि वो सफाई कर्मचारियों पे ही हमेशा दबाव ना डालें सफाई के लिए। और इस तरह के इल्ज़ाम है जो कि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते, पूरा शहर एक ही सुर में बोलता है। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं और हम रेगुलर चेक भी करते हैं, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रेंट है कि जैसे डंपर लगाए हुए थे हमने, उन डंपरों की पेमेंट नहीं हुई तो उस ठेकेदार ने डंपर रोक लिए तो वो लिफ्टिंग बंद होगी तो ये लगने लगा कि शहर में सफाई नहीं है, क्योंकि कूड़े का ढेर था। फिर वो बिखरने लगा तो वो गंदा लगने लगा कि सफाई नहीं हो रही शहर में। सफाई तो हो रही थी, लिफ्टिंग नहीं हो रही थी। क्लीनिंग के लिए तो हमारे पास लगातार कर्मचारी हैं, लिफ्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। इसके साथ साथ में एक वाटर की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको लेके हमारी शायद पहले ही हम आपसे भी बात होती रही है, आपकी भी खुद की भी प्लानिंग है, उसको लेके इसका समाधान क्या है? क्या किस चीज़ की? पानी की जो समस्या है, एक तो जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। नगर निगम की क्या पॉलिसी है, आपकी अपनी तरफ से क्या सुझाव हों? मैं जो आप कह रहे थे कि लीक से हट के जो काम है जी हाँ, मैं जैसे इस बार मैंने सोचा था, मैं आई ज्वाइंड हेयर इन द मंथ ऑफ जून में ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे। तो मैंने सोचा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो वो लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस का ठीक करवाया, ये इधर सामने मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने ज्वाइन करते सबसे पहला काम ये किया
कि आपको उधर सामने वो चार दीवारी नज़र आ रही है, यहाँ पे चार दीवारी बनाई और इसको एक एनक्लोज पार्क बनाया, यहाँ पे पेड़ लगवाए और हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करवाया। और इसको मैंने चेक किया खुद कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। बारिश में आया मैं एक दिन, मतलब अपना छाता लेके, फिर मैंने अपने पार्कों के जितने पार्क हैं हमारे ओल्ड जोन में सबके हार्वेस्टिंग सिस्टम चेक किए, ठीक करवाए। लेकिन बारिश कम हुई है, बारिश का सीज़न जा चुका था जब तक हमने ये तैयारियाँ की। तो पानी के बारे में मेरा ये है कि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल और पानी की जो क्वालिटी है वो दोनों ही मतलब घटते जा रहे हैं। फरीदाबाद की सड़कों को तबाह करने वाला बारिश का पानी है और फरीदाबाद की बड़ी समस्या पानी का ना होना है। अच्छा। तो ये अंतर्विरोधी चीज़ है, कॉन्ट्राडिक्टरी। पानी बरसता है सड़क तोड़ने के लिए, उस पानी को हम सहेज नहीं पा रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक यहाँ आर्किटेक्ट हैं मानव में, मिस्टर सहगल, उनका पूरा नाम नहीं जानता मैं, उनसे बात की मैंने। तो वो कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट में वाटर हार्वेस्टिंग लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन सड़कों का जो जितेंद्र सहगल, हाँ, इनका सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो पानी सड़क पे ही रह जाता है और ग्रीन बेल्ट की तरफ झुकाव नहीं है। हाँ हाँ, कई जगह ऐसी समस्याएं हैं। कई हालांकि अब जो नई सड़कें बन रही है उसमें शायद इस बात का ध्यान नहीं, रखा कई जगह नहीं, ये हाँ हमारे लगभग सभी शहरों में ये ट्रेंड है। रोड है जो अपनी पानी वाली समस्या, पहले मैं पानी को वो ख़त्म करता हूँ, पानी वाली बात। जैसे मेरा ये था कि मैं एक सेमिनार मैं रखना चाह रहा था हार्वेस्टिंग पे, जिसमें सभी आर्किटेक्ट हों, शहर के मौजूदा आदमी हों, बिल्डर हों, ये मॉल वाले हों। वो फिर हमने सोचा कि हम करेंगे फरवरी में, ताकि हम मार्च में उसको इम्प्लीमेंट कर दें। क्यों, जून जुलाई में मानसून आएगा। तो हम हर एक सेक्टर की ग्रीन बेल्ट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की प्लानिंग है अगले मानसून सीज़न से पहले। और मैं आर्किटेक्ट से मतलब बात भी कर रहा हूँ एक को बुला के। तो जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, दो प्रॉब्लम है। तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरा उसकी जो क्वालिटी है पानी की वो बिल्कुल गंदी हो चुकी है। जैसे मेरे अंदर आप जाके देखे हुए तो आप पानी से कुल्ला नहीं कर सकते, यह अंडरग्राउंड वाटर है, खारा हो चुका है। खारा हो चुका है। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है कहीं ना कहीं सीपेज होकर नीचे जा रहा है, जो केमिकल वाटर है वो नीचे जा रहा है कहीं ना कहीं। और जो रेन वाटर है जो नीचे जाना चाहिए था वो नीचे नहीं जा पा रहा है। नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है? एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब बहुत कम है फरीदाबाद में, ना के बराबर है। और जो हैं दे आर नॉट बीइंग मेंटेन नहीं है, तो मेंटेन होने चाहिए। तो अगले सीज़न से पहले हम इस चीज़ की पूरी तैयारी करेंगे कि जो पानी हमारी सड़कों को तोड़ता है वो पानी हम हार्वेस्टिंग के थ्रू ज़मीन के नीचे भेजें। हाँ, ये हमारी तैयारी है। ओल्ड जोन में इस चीज़ को हम 101% लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा कमिश्नर लेवल पे ये काम हो। एक तो ये हो गया। दूसरा नीचे पानी जाने का रास्ता होता है सीपेज, जो ग्रीन बेल्ट की सीपेज है। यहाँ पे क्या लगभग हर एक शहर में ये ट्रेंड है कि जो सड़क है, सड़क के साथ जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट को लोगों ने ऊंचा कर लिया है। 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, कई जगह 3 फीट है। तो जो बारिश होती है ग्रीन बेल्ट से सारा पानी आके रोड पे, जो ग्रीन बेल्ट में जाना चाहिए था, जो ग्रीन बेल्ट में सीपेज होने का मौका नहीं मिलता उसको, वो स्लिप होकर रोड पे आ जाता है। रोड पे व्हीकल चलते हैं और चलते हुए व्हीकल उन सड़कों को तोड़ देते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर एनक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ हाँ, तो ये एक तरह से डबल जेपर्डी हो गई, डबल नुकसान हो गया। जो पानी हमारी अंडरग्राउंड वाटर को सुधार सकता था वो पानी हमारी सड़क को तोड़ रहा है। इस पे भी हम इसी उसमें मतलब काम शुरू करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है, और जैसे सेक्टर 15 में हमने शुरू कर दिया है, जो रैंप हैं, रैंप को तोड़ के हम वहाँ पे टाइलें लगा रहे हैं, ताकि टाइलों से सीपेज होकर पानी नीचे चला जाए।
और टाइलों को रोड लेवल से आधा इंच नीचे कर दिया। एक तो गाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया, और हमने इसको जैसे हमने 15A में कार्रवाई की, उन्होंने कहा कि जी आप तो गरीबों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। अच्छा, हाँ, आपने 15 में कार्रवाई हाँ, की, तो ये सुनने 15A में जो उनको झुग्गियों को उठाया, खोरी में जैसे हमने कार्रवाई की कि आप तो गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करते हो। फिर मैंने जो सबसे प्रीमियम सेक्टर है, सेक्टर 15, वहाँ गया। मैंने कहा भाई ये आपके रैंप ऊंचे हैं, एनक्रोचमेंट है, इनको तोड़ा जाएगा, यहाँ पे टाइलें लगाई जाएंगी। फिर लोग मान के कहते ठीक है आप करो। तो हमारी, इसलिए हम अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं समझते। सेक्टर 15 में हमने टाइलें लगवानी शुरू कर दी हैं, और टाइलें भी RW खुद लगा रहा है। वहाँ भी ऐसा कोई विरोध देखने को ना, विरोध नहीं है वहाँ पे। अच्छे, वहाँ पे जनरेटर हैं, जैसे लोगों ने जनरेटर बाहर रखे हुए हैं, हमने 50% जनरेटर उठवा दिए हैं। और मैं जनरेटर का इशू हर रोज़ लिख के लाता हूँ डायरी में, या आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये सेक्टर 15 जनरेटर, ये आपकी प्राथमिकता में है? हाँ, जब तक ये जनरेटर छत पे नहीं रखे जाएंगे ये डायरी में मतलब खड़ा रहेगा। SDO को मैं आगे दिखा देता हूँ कि आपका जनरेटर वाला इशू स्टिल गोइंग ऑन। मैं चाहता हूँ कि फरीदाबाद सेक्टरों में जितने भी जनरेटर घरों के बाहर रखे हैं वो सारे के सारे छतों पे चले जाने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ ए न्यूसेंस। यहाँ ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम है, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं एयर में, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब एक सड़क पे जो आदमी चल रहा है और उसके सामने जनरेटर चल रहा है, तो कि उसको सांस लेने के लिए कैसी हवा मिलेगी, आप सोचो। तो 15 में लगभग 50% लोगों ने जनरेटर उठा लिए हैं, बाकी उठा रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा और है, मैं आगे बात करूंगा आपसे, आपकी आगे की क्या पॉलिसी है स्मार्ट सिटी को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ में आपके जो क्षेत्र है इसमें बाजार भी हैं, कई बाजार हैं, और बाज़ारों में देखा गया है कि अतिक्रमण होता ही है। तो उस अतिक्रमण को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? अतिक्रमण के बारे में ऐसा था कि हमने दिवाली तक ये काम रोक दिया था, अतिक्रमण ना हटाएं, क्योंकि लोग जैसे बाज़ार में ज़्यादा सामान ले आते हैं और दिवाली पे सेल भी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग सामान ज़्यादा ले आते हैं। तो हमारी योजना है कि हम बाज़ार को आउटसोर्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 बेलदार हैं, 2 जोन हैं। इतने बड़े क्षेत्र को 4 बेलदार नहीं संभाल सकते। हमने 4 रेडियाँ हटाई, हम आगे वापस, वो दोबारा लग गई। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ एक कंपनी है यहाँ पे, हम या तो टेंडर इनवाइट करके या किसी भी तरीके से, जो एनक्रोचमेंट का काम है, जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है, स्थायी एनक्रोचमेंट तो हम ही हटा सकते हैं। जो टेम्परेरी है कि 4 रेडी हमने हटाई, वो फिर दोबारा आ गई। बाज़ार में सारी की सारी टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है, उसको हम आउटसोर्स करेंगे आफ्टर दिवाली। जैसे हुड्डा की जो 15 की मार्केट है, उसको हुड्डा ने आउटसोर्स कर दिया। एक यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, सिक्योरिटीज़ कंपनी, तो वहाँ पे 70% कम एनक्रोचमेंट है, 70%। लेकिन यदि ऐसे में उनकी जातियाँ बढ़ी तो निगरानी तो हमारी ही है भाई, हम भी तो यहीं बैठे हैं, हम सुपरवाइज़ करेंगे। अगर कोई मेल प्रैक्टिस हमें नज़र आई तो वी विल विड्रॉ, हम वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। जी बिल्कुल, आगे हम जैसे राजेश जी से बात करेंगे, इन्होंने जिस तरह अपनी जो काम किया है, वर्किंग है उनकी पूरे दिन की, उस पर इन्होंने बताया है हमें। आगे फरीदाबाद के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं? स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है फरीदाबाद, जिम्मेदारी और भी बड़ी है अधिकारियों के ऊपर, उस पर इनकी क्या विचार है, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार?
जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हमारे साथ हैं राजेश कुमार जी, जॉइंट कमिश्नर फरीदाबाद नगर निगम। हमने ब्रेक से पहले बात की थी उनकी किस तरह के काम करते हैं, वो क्या रूपरेखा रहती है काम की सुबह से शाम तक की, इन मुद्दों पर बातचीत की। हम अब इस दौर में इनसे बात करेंगे कि इनकी जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को घोषित किया है या सैद्धांतिक मंजूरी अभी मिली है, उसको लेके नगर निगम की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। रायशुमारी तक लोगों से कराई जा रही है नगर निगम के माध्यम से, और क्या क्या प्लानिंग है उस पर अब हम बात करेंगे इस दौर में। राजेश जी, स्मार्ट सिटी जैसा आप काम कर ही रहे हैं, आपको बताने की तो ऐसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्या क्या प्लानिंग है नगर निगम की और आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग सबसे बड़ी तो ये है कि मास पार्टिसिपेशन है, जो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा। हम जैसे फॉर्म बांट रहे हैं लोगों में, वो फॉर्म भर के वापस करेंगे, और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि हमारा शहर टॉप 20 में आ जाएगा। हाँ, हम जैसे ऑनलाइन भी मांग रहे हैं, हम फॉर्म भी दे रहे हैं, हार्ड कॉपी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार ये चाह रही है कि स्मार्ट सिटी एक कैंपेन बन जाए, कैंपेन बन जाए, क्योंकि किसी शहर को स्मार्ट बनाना दिस इज़ नॉट अ यूनिपोलर प्रोसेस। यूनिपोलर नहीं है ये, एक बायपोलर प्रोसेस है। एक तरफा नहीं है कि प्रशासन चाहेगा तो शहर स्मार्ट बन जाएगा। जब प्रशासन और लोग, यानी बायपोलर, प्रशासन भी चाहेगा, लोग भी चाहेंगे, क्योंकि कल को हम कोई स्कीम लेके आते हैं, कल को जैसे कोई साइकिल ट्रैक की योजना आती है, कल को जैसे जो सबसे बड़ी समस्या हर एक शहर आज जो फेस कर रहा है, फुटपाथ और साइकिलिंग, इसके लिए जगह ही नहीं है। भाई आपने 500 मीटर जाना है, पैदल तो जा ही नहीं सकते, आपको गाड़ी उठानी पड़ेगी। तो जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक शहर स्मार्ट बन ही नहीं सकता। शहर ये जोड़ने का ही एक प्रयास है, जोड़ने का, जो सुझाव आप मांगे, जोड़ने का, उस पर कुछ काम भी करने के लिए सुझाव मांगे कि हम क्या क्या ऐसे काम करें जो स्मार्ट सिटी के हम दौर में शामिल हो जाएं, 20 शहरों में आ जाएं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखो, मोटे तौर पे तो ऑफिसर्स को पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए स्मार्ट बनने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आइडियाज़ को और बेहतर बनाने के लिए, और इसके साथ साथ कोई नया आइडिया आ जाएगा कहीं से, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों से सुझाव, जो आदमी सुझाव दे रहा है, चाहे उसका सुझाव बिल्कुल एक आम है या ख़ास है, वो अपने आप को जुड़ाव महसूस करेगा शहर के साथ, कि मैं शहर के साथ जुड़ गया हूँ कल को, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं ना। आप यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, वो स्मार्ट क्यों हैं? वो स्मार्ट केवल पैसे से नहीं है, वो इसलिए कि लोगों को पता है। अब एक किसी ने चॉकलेट खाया लंदन में, वो रैपर फेंकेगा नहीं, चाहे डस्टबिन भी ना मिले उसको, वो जेब में रखेगा। हम यहाँ क्या करेंगे, चॉकलेट खाएंगे और रैपर को फेंक देंगे, कह देंगे जी हमें तो यहाँ तो डस्टबिन ही नहीं रखा। डस्टबिन हर एक आदमी के साथ साथ थोड़े रहेगा, डस्टबिन तो कहीं नुक्कड़ पे मिल सकता है आपको, कहीं बस स्टैंड पे मिलेगा, कहीं बैंक के पास मिलेगा, कहीं मॉल के पास मिलेगा। हम गाड़ी में चॉकलेट खाते हैं या क्रैक्स खाते हैं, रैपर बाहर फेंक देते हैं। तो इस पूरे अभियान का मकसद ये है कि लोग जुड़ें एक बार। आप जो अभी बात कर रहे हैं विदेशों की, विदेशी तर्ज पर आप चॉकलेट की बात की आपने, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं मुश्किलात होंगी, इसी तरह यहाँ भी लोगों की अलग मुश्किल हैं। क्या उनकी और हमारी मुश्किल एक जैसी हैं? अगर यदि वो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं तो अब उनकी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं? नहीं, स्मार्ट सिटी का जो एक बेसिक फंडा है, सफाई होनी चाहिए शहर के अंदर, ये एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है।
अगर आपका शहर गंदा है, ठीक है ना, क्योंकि स्मार्ट सिटी की शुरुआत होती है इससे, सफाई से, अच्छा। एंड नहीं होता। स्मार्ट सिटी की शुरुआत होती है जब आप कहते हैं कि हाँ हमारा शहर साफ़ है, यस नाउ वी कैन गेट स्मार्ट, अब हम स्मार्ट बन सकते हैं। स्मार्ट का तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और स्मार्ट शहर का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा। समस्याओं से मुकाबला करने का तरीका स्मार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक। मतलब प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो तरीका है वो स्मार्ट बन जाएगा। आज हम सफाई से कैसे, अब आजकल सफाई का एक ही तरीका रह गया कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, इनसे काम करवाओ। ये दिस नॉट स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप हाईटेक डस्टबिन लेके आएँ, आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ कि उस जो कूड़ा है उसको रिसाइकिल कर दे, उससे एनर्जी पैदा हो। अब कूड़े के ढेर हम लगाए जा रहे हैं जी। बंधावड़ी में, कूड़े के ढेर लगे हैं, कहाँ जाएंगे वो? उसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? अच्छा। भाई हमारे सफाई कर्मचारी ने सफाई करके डंपर से उठा के कूड़ा वहाँ डाल दिया, देन जब तक हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उस कूड़े को रिसाइकिल नहीं करेंगे। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं अभी? ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा। ट्रायल एंड एरर चल रहा है। भाई जैसे यूपी का मैंने एक सुना था कि रिसाइकलिंग शुरू हुई थी वहाँ पे, वहाँ से डीजल मतलब बनाने की कोशिश थी, कुछ चला प्लांट, फिर फेल हो गया। कोई ऐसी कोई कंपनी हो कि हम लगाएंगे और 20 साल चलाएंगे। अब क्या है, ऐसी कंपनियां हैं को जो कहते हैं ये देखो जी डीजल बनेगा, और बना के दिखा दिया ऐसे डीजल बनेगा, फिर वो भाग गई। अब नगर निगम ने वहाँ से 6 महीने डीजल बनाया, उसके बाद कोई एरर आ गया। अब अगर 4 दिन एरर रहे तो कितने टन कूड़ा ये इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल। तो वहीं से बाहर पड़ना, वहीं से वो फिर वो आपका इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो स्मार्ट सिटी का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम निपटें, स्मार्ट तरीके से निपटें। तो क्या आप केवल रायशुमारी ही अभी स्मार्ट सिटी पे कर रहे हैं, या कुछ अपने अलग भी और भी कुछ काम चल रहा है? नहीं, रायशुमारी के साथ साथ शहर को हम सफाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सफाई में नई नई चीज़ें लाएं। जो हमारे पास आधारभूत अभी ढांचा है सफाई का, उसी का इस्तेमाल करके हम सफाई को और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। ग्रीन बेल्ट को विकसित कर रहे हैं हम, एनक्रोचमेंट को हटा के जो रोड को एक नहर बना दिया है, रोड के साथ जो रेस जो प्लेटफॉर्म है ग्रीन बेल्ट के, उनको तोड़ के नीचा कर रहे हैं। लेकिन उतना ही तोड़ रहे हैं जितनी हमारे पास टाइलें हैं या पेड़ हैं या फेंसिंग करने के लिए बजट है। ऐसे हम तोड़ दें और ना हमारे पास वहाँ के लिए कोई टाइल हो, ना कोई फेंसिंग करने का हमारे पास बजट हो, वहाँ नहीं हम ऐसा कर रहे। तो और जो झुग्गियाँ हैं, इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो जैसे मकान बनाते हैं उसमें वायलेशन कर लेते हैं, 1 फुट ऊंचा कर लिया, उस पे हम नोटिस दे रहे हैं। लोगों ने जनरेटर बाहर रखे हुए हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं कि जनरेटर आप अपनी छतों पर रखें। तो रायशुमारी के साथ साथ हम हमारे पास उपलब्ध जो ढांचा है उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करते हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कम करने की कोशिश भी साथ साथ कर रहे हैं। लोगों को क्या स्मार्ट सिटी की, जैसे आप खुद रायशुमारी कर रहे हैं, उनसे राय मांग रहे हैं, आप क्या लोगों को राय देना चाहेंगे? राय तो ये है कि जैसे हमने सफाई में अभी मैंने एक मीटिंग ली, हर एक आदमी को मैंने जैसे 22 सुपरवाइज़र हैं ओल्ड जोन में। अब यहाँ कूड़ा फेंकने की बहुत ज़्यादा कल्चर है कि जैसे एक दिन रिक्शा वाला नहीं आया, कूड़ा सड़क पे फेंक दिया। कूड़ा आदमी की खुद की जिम्मेदारी है, नागरिक की खुद की जिम्मेदारी है। नगर निगम एक मददगार है। एक दिन अगर हमारी रिक्शा नहीं आई तो इसी समझ नहीं कि आप उसको सड़क पे फेंक दें कूड़े को। तो मैंने हर एक सुपरवाइजर को कम से कम 30 चालान का टारगेट दिया है, मिनिमम 30 चालान एक मंथ में। पिछले महीने हमारे 350 चालान थे, कम थे।
महीने के। अभी नवंबर का जो टारगेट दिया मैंने, कम से कम 650 चालान होने हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने चालान किए हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जहाँ जहाँ भी हमने चालान किए हैं वहाँ सफाई की हालत सुधरी है। क्योंकि हम सफाई के बारे में, हमारी मिसकंसेप्शन है कि सफाई नगर निगम करेगा जी। सफाई का काम नगर निगम का नहीं है भाई। यूनिपोलर, इसका मतलब दिस इज ए यूनिपोलर प्रोसेस। नगर निगम साफ करता रहे, आप लोग कूड़ा फेंकते रहे। बिल्कुल भाई नगर निगम के कर्मचारी 4 बजे सफाई करके चले गए, अगले दिन 4 बजे तक आप कूड़ा फेंकते रहेंगे। तो ये लोगों को हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं आपसे व्यक्तिगत मेरा सवाल है, आपके हॉबी क्या है? हॉबीज़ बैडमिंटन खेलना है। उसके लिए कैसे वक्त निकालते हैं? शाम को 6 बजे निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत टाइम। साइकिलिंग का है। अच्छा। एक दिन मैं साइकिल पे ऑफिस भी आया था। अच्छा। बट साइकिलिंग के लिए सेफ़ नहीं है फरीदाबाद की सड़कें। मैंने देखा, मैं 3 बार इस तरह का हुआ कि किसी न किसी ने मेरे को टक्कर मार दी होती। तो साइकिलिंग मेरी हॉबी है, बट साइकिलिंग के लिए ट्रैक यहाँ पे नहीं है। साइकिल है मेरे पास, मैं चला लेता हूँ जब भी टाइम लगे, बट अर्ली मॉर्निंग चलाता हूँ या लेट नाइट। जब माहौल ऐसा हो साइकिल चलाने। हाँ, जब ट्रैफिक कम हो। अच्छा। हाँ हाँ। आज हम आपकी जो हमारी ये बातचीत का दौर है, इससे आगे आपके जो कार्य रहेंगे आज पूरे दिन के किस तरह के, और आज हम क्या देखने वाले हैं आपके कार्य? मैं एक तो कुछ जैसे 1-2 जगह पार्क में काम चल रहे हैं, 1-2 हमने नई ग्रीन बेल्ट विकसित करी हैं एनक्रोचमेंट हटाकर। वहाँ पे मैंने एक बार जायज़ा लेना है कि जो नए लगे जो प्लांट्स हैं उनको पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जो हमने फेंसिंग की है वो किसी ने तोड़ी तो नहीं है। और अभी हम जैसे पब्लिक ग्रीवेंसेस का भी टाइम है, लोग आते रहते हैं 12:30-1 बजे तक। उसके बाद हाँ बिल्कुल। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है जी। और भी कुछ 1-2 मीटिंग हो सकती हैं शाम को, इवनिंग में। अच्छा। वीकेंड्स पे कुछ वर्क ज़्यादा रहता है, दबाव ज़्यादा रहता है काम का? वीकेंड पे एक जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो हमने सफाई का विशेष अभियान चलाया हुआ है। हमने जहाँ पे मतलब गंदगी है उसका हमने एक पूरा प्रोग्राम चौक आउट किया है। अच्छा। तो हर एक बीट में दोपहर बाद सभी लोग एक ही जगह लगेंगे। तो ये सभी का है सुपर वाइज। तो ये खुद 1-2 चीज़ें मैं चेक करूँगा मौके पे जाके। आप मौके पे जाएंगे और देखेंगे? मैं मौके पे हर रोज़ आता हूँ डेली। अच्छा। चाहे कोई सफाई की मैंने बीट चेक करनी है, कोई अवैध निर्माण चेक करना है। तो केवल दफ्तर में बैठ के ही काम नहीं करते, आप मौके पर भी जाके। बिल्कुल, हम आज जिस तरह राजेश जी की कार्यप्रणाली रहेगी, मौके पर जाके हम भी देखना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह का ये आदेश देते हैं कर्मचारियों को, या जो आदेश दिए हैं उन पर काम कितना हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे मौके पर पहुँचकर। ओल्ड फरीदाबाद जोन के नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार जी हमारे ऑफिसर ऑन ड्यूटी के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं और मौका मुआयना यहाँ का किया है। इन्होंने क्या इस तरह यहाँ किया है, इन्होंने क्या काम कराए हैं इस रोड पर, इसके बारे में इनसे जानेंगे क्या क्या यहाँ काम कराए गए हैं और क्या करने वाले हैं यहाँ। राजेश जी, आप मौके पर आए हैं यहाँ देखने के लिए, क्या आपने यहाँ काम कराए हैं? किस तरह से ये जो हम देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट भी यहाँ बनाई है आपने, क्या है ये? यहाँ पे पहले एनक्रोचमेंट था और इसको ग्रीन बेल्ट को तकरीबन 3 फुट ऊंचा उठा के यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई थी, जिससे क्या होता था सारा का सारा बारिश का पानी इससे स्लिप होकर सारा रोड पे चला जाता था। और यहाँ पे कोई पेड़ पौधे के लिए कोई जगह नहीं थी। ये तकरीबन 25 साल से एनक्रोचमेंट था ये। तो इसकी बहुत बार शिकायत हुई है, लेकिन कभी हम कार्रवाई नहीं कर पाए ठोस तरीके से। अब हमने योजना के तहत इनको वार्निंग दी थी कि आप यहाँ से चले जाइए और हम यहाँ पे अपने ग्रीन बेल्ट विकसित करनी है।
ग्रीन बेल्ट के साथ साथ एक फुटपाथ के लिए भी यहाँ पे पहले एस्टिमेट बना हुआ था 4-5 साल से, लेकिन एनक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे कभी काम नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आपने इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाया और ग्रीनरी डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ऐसे और भी कहीं कार्य किए जा रहे हैं कि जहाँ मेरे अपने ऑफिस के बाहर, आपने शायद नोट नहीं किया, मेरे अपने ऑफिस के बाहर जुगियाँ थी वहाँ पे 3-4, वहाँ पे जुगियाँ हटा के पेड़ पौधे लगवाए हैं मेरे ऑफिस की जो मतलब 4 दीवारी है। और ऐसी कई पॉकेट हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, वहाँ से हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे और वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाएंगे। इसी तरीके से हम फेंसिंग कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर। और रोड साइड जो ग्रीन बेल्ट लोगों ने रेज कर ली है, चौंतरे बना लिए हैं, चबूतरे बना लिए हैं, उनको हम हटा के और रोड से नीचा कर रहे हैं। आपको यहाँ से नज़र आएगा कि ये लगभग रोड लेवल में है ग्रीन बेल्ट, यानी कि बारिश का पानी अब सड़क पे नहीं जाएगा ग्रीन बेल्ट का, और बारिश का पानी ज़मीन के नीचे जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरी है कि हम बारिश के पानी का बेहतरीन मैनेजमेंट करें। आपको पता होगा कि जो ग्राउंड वाटर है फरीदाबाद का, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, उससे आप कुल्ला भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यही है कि पानी को, बारिश का जो पानी है उसको सीपेज के लिए जगह नहीं मिल रही कहीं से। ग्रीन बेल्ट को रेज कर लिया है, ग्रीन बेल्ट पे लॉन बना लिए हैं लोगों ने, उससे क्या होता है, सारा का सारा पानी रोड पे चला जाता है और रोड पे जाके फिर वो सड़क को तोड़ता है। हमारा इरादा और हमारा लक्ष्य ये है कि हम सारे की सारी ग्रीन बेल्ट को रोड लेवल से नीचे लाएं, चाहे 1 इंच नीचे हो, ताकि पानी को सीपेज के लिए, अब देखिए जो मिट्टी के पोर हैं उनके माध्यम से पानी ज़मीन के नीचे जाएगा और यहाँ रोड पे कभी भी आपको फ्लड जैसी हालात मतलब दोबारा नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये थे राजेश कुमार, जॉइंट कमिश्नर फरीदाबाद के, जिन्होंने यहाँ हमारी जिस तरह से कार्यालय में, उनके दफ्तर में बात हो रही थी कि वो मौके पर भी पहुँच के देखेंगे कार्य किस तरह से कार्य किए गए हैं, या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको जो ऑर्डर उन्होंने दिए या कार्य बताए गए वो पूरे हुए या नहीं हुए, वो तत्पर रोज़ाना उन कार्यों को मौके पर जाके देख भी रहे हैं। ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज राजेश कुमार जी हमारे साथ रहे। अगले किसी एपिसोड में हम किसी और अधिकारी के साथ होंगे। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान।
जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार?